नमस्कार, एफएम न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की उन तमाम अहम खबरों में जिनका सीधा है आपसे सरोकार। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि चुनाव के तीसरे दौर से पहले वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। कोई पार्टी किसी पर कटाक्ष करने से अब पीछे नहीं है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तू तू मैं सबसे ज्यादा देखी जा रही है। बुधवार को समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी के औरैया में एक जनसभा में बीजेपी पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जमानत मिलने को लेकर भी अखिलेश ने सत्तारूढ़ पार्टी पर कटाक्ष किया। अखिलेश ने यूपी के औरैया में कहा, किसानों पर जीप चढ़ाने वालों की जमानत कराने वालों की जनता जमानत जब्त कराएगी। अखिलेश यादव ने कहा, जिन्हें कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना हो वो हमारे साथ ना आए। हम कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले और दूसरे चरण के मतदान में सपा गठबंधन आगे निकल चुका है। बाकी चरणों में वोट पड़ेंगे तो गर्मी निकालने वालों का धुआं निकल जाएगा। सपा सुप्रीमो ने कहा, अगर प्लास्टिक कारखाने के लिए हमें कोई विशेष सब्सिडी और सहयोग देना पड़ेगा तो वो भी हम बजट से देंगे और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे पूरे उत्तर प्रदेश और देश में यहीं से प्लास्टिक का सामान जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा, यह बदहाली को खुशहाली में बदलने का चुनाव है। समय समय पर युवाओं और किसानों को अपमानित होना पड़ा। इस सरकार में किसी को न्याय नहीं मिला। पिछले 5 साल में किसी को नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली हो तो बता दो। 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण का मतदान है। पहले 2 चरण में क्या रहा, किस तरह से लोगों के रुझान सामने आए, वो आपको दिखाए हमने। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आशीष मिश्र की जमानत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। पेट भरते हैं, सुनवाएंगे आपको क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, क्योंकि तंज कसते वो नजर आए, कटाक्ष करते वो नजर आए। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। सपा नेता विनय सिंह हैं हमारे साथ। एफएम न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत आपका। और नेता बीजेपी राजेश झा जी भी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजेश जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर सरकार आती है तो किसानों पर जीप चढ़ाने वालों की जमानत कराने वालों की जनता जमानत जब्त कराएगी, और भी बहुत सारे तीखे प्रहार वो करते नजर आए आज। नेहा जी, देखिए, अखिलेश यादव जी अब अपने मानसिक स्थिति को तो था, वो दोनों चरण में पटकनी पा चुके हैं। और वो व्यक्ति जो जिन्ना की बात करने वाले, पाकिस्तान की बात करने वाले, आम आवाम को भ्रष्टाचार में झोंकने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को समाप्त करने वाले यूपी पे ऐसे मुख्यमंत्री जो रहे अपने 5 साल के कार्यकाल में, उन्होंने पूरे देश को काला प्रदेश बना दिया, प्रगति के मार्ग से भटका दिया, लोगों के रोजगार छीन लिए, हर व्यक्ति को, आम आवाम को गुंडागर्दी में झोंक दिया। ऐसे व्यक्ति जो होली और दिवाली नहीं मनाने देते थे वहां के लोगों को, आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले वो क्या बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर का। उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा है नेहा जी, इसलिए अब आने वाला समय ही बताएगा। और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि इस 2 फेज के चुनाव में जो उनको भरोसा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुसलमान बाहुल क्षेत्र में हम बहुत सीट लेके आएंगे, वहां पर भी उनको स्थिति साफ नजर आ रही है। 300 से ऊपर सीट लेके प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी। हम विनय सिंह जी को भी सुनना चाहते हैं, इस पे वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बिल्कुल, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे हम, लेकिन आशीष मिश्र की जमानत, आपको लगता है कि किसान इससे खुश हैं? देखिए, ये जुडिशियरी का मामला होता है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं होता है। बिल्कुल हम जानते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं, लेकिन किसानों को लुभाने की, मनाने की कोशिश लगातार आपकी तरफ से की जा रही थी, पार्टी की तरफ से की जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह, हमने देखा जाट नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। सर, बिल्कुल बिल्कुल, सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि कोशिशें लगातार जारी है किसानों को मनाने की। किसान नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है, किसानों का भी क्या कुछ कहना था वो भी हमने एफएम न्यूज के माध्यम से लोगों को सुनवाया। इस पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाह रही हूँ कि आशीष मिश्र की जमानत जब अब हो गई है, रिहा हो गए हैं वो, तो आपको लगता है कि किसान खुश हैं इससे? देखिए, सवाल उठता है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठता है, माननीय न्यायालय का, और जो फैसला न्यायालय दे रही है, जिस परिस्थिति में उन्होंने फैसला दिया है वो उन पर निर्भर करता है। और रहा सवाल किसानों को, तो किसानों के न्याय के लिए हमेशा प्रयास किया गया है। आज उनकी अरेस्टिंग करवाई गई, जबकि उनके पिताजी आपको पता है गृह राज्य मंत्री थे, उसके बाद भी उनको अरेस्टिंग हुआ, 128 दिन तक जेल में रहे। ये तमाम चीज किसान भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस पर निष्पक्ष जो है सो ये पूरी जांच। ठीक है राजेश जी, आरोपी हैं तो सजा बनती है, अगर कोई आरोपी है तो उसकी सजा बनती है। ये
कानूनन कार्रवाई होना जरूरी भी था, भले ही कोई गृह मंत्री का बेटा हो, गृह राज्य मंत्री का, या कोई आम इंसान हो। अगर कोई किसी, देखिए, हाँ जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, ठीक है, मैं लौटूंगी। विनय जी, आपका रिएक्शन। देखिए, अभी हमारे भाई जो कह रहे थे, ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे कि उनकी गिरफ्तारी हो गई तो इनको पदक दे दिया जाए। 4 किसान जो है बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले आशीष मिश्रा की अगर गिरफ्तारी कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई जी। उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर नाम से कोई चीज नहीं थी, इन्होंने गिरफ्तार कर ली। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद 4 महीने के अंदर जमानत हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार अपोज करने को तैयार नहीं होती है, महाधिवक्ता अपोज करने के लिए नहीं गए। और जबकि एसआईटी जांच में साफ साफ कहा गया था कि यह बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ यह हत्या की गई है। उसके बाद तो ऐसी स्थिति है, और ये कहते हैं हमारे मित्र की हमने गिरफ्तारी कर दी और लॉ एंड ऑर्डर हम भी जानते हैं भाई, हम भी वकील हैं, हम भी जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन अपोज तो करना चाहिए था, अपोज तक नहीं किया। विवाहिता जिसके कोई कसूर नहीं था, वो साल भर से अधिक समय तक जेल में रहती है, और 4 लोगों का हत्या रही है केवल किसानों को चिढ़ाने के लिए। क्योंकि जिस तरीके का 2 फेज में चुनाव हुआ है, किसानों ने अपने आक्रोश के जैसे जिस तरीके से दिखाया है भारतीय जनता पार्टी को, यह जो है उनसे बदला लेने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। आप बताइए, 13 महीने तक यही किसान जो है, 14 महीने तक किसान जो है इनसे याचना करते रहे, मान्यवर मान जाइए, लेकिन मान्यवर दस से मस्त नहीं हुए। तपती हुई धूप या ठिठुरती हुई ठंड, उसमें किसानों ने धरना दिया। अंत में जब चुनाव आने लगा तो चुनाव के खौफ को देख करके जाकर के जो है उन्होंने कानून वापस किया। अब ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं? जब व्यापारी की हत्या होती है गोरखपुर में, इसी पुलिस के द्वारा हत्या की जाती है, इसी पुलिस के निगरानी में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पंचायत चुनाव में महिला की सारी खींचते हैं। कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं? इसी हाथरस में जिस तरीके से पेट्रोल और टायर से जो है एक बेटी का शव जला दिया गया, किस मानवता की बात करते हैं? बेशर्मी की हद है। इतना सब करने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं करके आ रहे। अरे लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिस्टम होना चाहिए जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 100 डायल के रूप में दिया था, उसको आज 112 के रूप में करके ये उसका प्रयोग। आज मुद्दा जो है सबसे बड़ी जो इनके लिए दिक्कत की बात है, वो दिक्कत की बात ये है कि जो आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने 2 चरण के चुनाव में जिस तरीके से हार रही है, आपने देखा जिस तरीके से भाईचारे की तस्वीर, मुस्लिम की तस्वीर जिस तरह से 2 चुनाव में दिखाई दिया है। लेकिन राजेश जी तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। राजेश जी तो कह रहे हैं हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं एक बार फिर। इनके कहने सब झूठ की पाठशाला चलाते हैं। सरकार हम बना रहे हैं, 100% बना रहे हैं, और बहुत बड़े मैंडेट के साथ दो चरण में जैसे चुनाव हुआ है, देख करके इनकी हताशा गुम हो गई है। नहीं ना, इन लोगों के किस तरीके से लैंग्वेज बदल गए हैं। माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि घर का डैश न घर का न घाट का, ये क्या लैंग्वेज है? आप देश के गृह मंत्री हैं, आप चुनाव को अब लोकतंत्र। खैर सर, विनय जी, ये तो हम चुनाव से पहले ही देख रहे हैं कि भाषा की मर्यादा हर पार्टी की तरफ से भूली जा रही है। कोई भी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल इस वक्त करता दिखाई दूर दूर तक दे नहीं रहा है, चाहे उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, हर कोई इस वक्त जुबानी जंग छेड़े हुए है। ना ऐसा नहीं है। भाषा की मर्यादा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जैसा किसी ने नहीं रखा है। कितनी शालीनता के साथ इनकी एक खटपटाहट है, ये परेशान है क्योंकि इनका बोरिया बिस्तर बच चुका है। ठीक है राजेश जी, क्या वाकई बीजेपी झटपटा रही है या बौखलाहट है, जैसा कि विनय जी कह रहे हैं? राजेश जी देखिए नेहा जी, मैंने सुना और हमें सुनकर यही पता चला कि इनका पूरा स्टेटमेंट 0/0 सन्नाटा है, कहीं कुछ नहीं है। आज मैं इनके नेता बोलते हैं कि बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, जो स्टीयरिंग आज बुलडोजर चल रहा है उसका कल दूसरे तरफ घुमा देंगे। ये होली और दशहरा नहीं मनाने देने वाले लोग
ये जिन्ना और पाकिस्तान की बात करने वाले लोग, करने वाले लोग ये अपनी भाषा और मर्यादा को ये अपने कंट्रोल ठीक में है। रखे हुए हैं। इनको पता है कि भारतीय भाषा और मर्यादा कौन भाषा और मर्यादा को पार कर रहा है, ये आज भी जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जान रहे हैं। ये तो मैंने इसीलिए कहा विनय जी, मैंने इसीलिए कहा कि कोई पार्टी विशेष, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन हर पार्टी इस वक्त, जी आप थोड़े बात को समझ देखिए हर पार्टी कोशिश कर रही है और कोशिशों में वो भाषा किस तरफ चली जाती है, मुझे लगता है कि उस तरफ ख्याल नहीं किया जा रहा। आपके बोलने से कोई चुनाव कोई बात किया जाता है तो वही जिन्ना, वही गन्ना, वही पाकिस्तान। ठीक है राजेश जी, एक सवाल मेरा आपसे और है। राजेश जी का टाइम दीजिए। ठीक है राजेश जी, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास 30 सेकंड बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। उत्तर आपके पास 30 सेकंड बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्या बोलेंगे? सुनिए विनय जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप सुनिए। महिलाएं, युवाएं और आम जनता, महिलाओं राजेश जी, युवाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि युवा खुश है? उत्तर प्रदेश का युवा आपको खुश लगता है? आज इसी पर अखिलेश यादव कहते नजर आए कि नौकरियां आपने दी नहीं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मुलायम सिंह जी क्या महिलाओं पे क्या बयान दिए थे, लगता है आप भूल गए कि एक राकेश जी, 17 में बनी है, 17 से 22 की बात कीजिए ना, 11, 12, 13, ये क्या मतलब है? फिर वही टिक गाना गाने लगे आप। अरे आप, हम गाना नहीं गा रहे, हम तो याद दिला रहे हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी रेप के ऊपर में महिलाओं को क्या, राकेश जी, पूरे जनता को लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहा? आज पूरा प्रदेश सुरक्षा के केवल वोटिंग कर रही है क्योंकि लोग डरते हैं कि अखिलेश आप चिड़मियानंद जो महिला शोषण पाला, ठीक है राजेश जी, मेरा सवाल आपसे, आपने युवाओं का जिक्र किया, युवा बेरोजगार हैं, युवा परेशान हैं, हताश है, और इसी का मुद्दा अखिलेश यादव भी आज उठाते नजर आए कि नौकरियां नहीं मिल पाई हैं। दो दिन पहले का सारे पेपर में जो स्टेटमेंट आया है कि इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद, कोरोना होने के बावजूद भी 4.5 लाख हर महीने के दर से रोजगार दिया गया, छोटे उद्यमों को बढ़ाया गया है, छोटे बड़े उद्योग ये कोरोना काल में भी रोजगार देने का काम सरकार ने राजेश जी, ये भी नहीं भूला। तो फिर रिपोर्ट आपने वो भी देखी होगी कि जिन युवाओं ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर ली, रोजगार नहीं था तो कोई चारा नहीं उनके पास बचा, इसलिए उन्होंने आत्महत्या करना ज्यादा आसान समझा। देखिए अबकी बार चुनाव मुद्दों पर हुआ है, सबसे बड़ी बात है चुनाव मुद्दों पर हुआ है। जो अभी तक जो आपने 2 चरण के चुनाव देखे हैं जी, वो मुद्दों पर हुआ है जी, पहली बार बहुत समय बाद देखने को मिला है। जो पश्चिम में जिस तरीके का भाईचारा का जो है उदाहरण पेश किया, उसका जाट भाई पहले वोट डालने से पहले आप देखिए कितने मुस्लिम भाइयों के घर के दरवाजे को ना करके अपने साथ ले आकर के सब वोट डाला है। भाईचारा ये तोड़ना चाहते हैं। ठीक है विनय जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका, जल्दी से, समय का अभाव है। विनय जी, एक छोटा सा रिएक्शन। पहली बार हो रहा है कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग कर रहे हैं। राजेश जी, मैं आऊंगी आपके पास, राजेश जी। बुआ बउआ का हो गया फेल, राहुल के साथ हो गया फेल, आपका सभी के राजेश जी, देखिए ये तो जनता बताएगी, ज्यादा समय बचा नहीं है, तीसरे चरण का मतदान होने वाला है 20 तारीख को, और जनता इस बात का फैसला करेगी कि किन मुद्दों के आधार पर इस वक्त जनता अपनी सरकार चुनने जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जनता की तरफ से इस बात का फैसला हो जाएगा। 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और जनता इस बार जो वोट कर रही है, जो मतदान कर रही है, मुद्दों के आधार पर कर रही है, और जनता जानती है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस बार किस सरकार को उन्होंने चुनना है। और 10 मार्च को नतीजे सभी के सामने होंगे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अखिलेश यादव आज हमलावर नजर आए, उन्होंने कहा बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि जिस तरह से आशीष मिश्र को रिहाई दे दी गई है उस पर किसान खुश नहीं है, और उसी पर सरकार को घेरते नजर आए हैं। बोला है कि किसानों पर जीप चढ़ाने वालों की, जमानत कराने वालों की जनता जमानत जब्त कराएगी, और बेरोजगारी को लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया। तमाम कटाक्ष करते आज अखिलेश यादव नजर आए।
तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आशीष मिश्र की जमानत को लेकर सवाल खड़ा किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर सड़कों पर घूम रहा है। अखिलेश यादव का सीएम पर जो तंज था, आपको सुनवाते हैं। कर रहे थे, उन पर जीप चढ़ा करके जान ले ली किसानों की। अगर दुनिया में कहीं ऐसा हुआ तो बता दो हमें। हमारे अन्नदाता जो हमें पेट भरते हैं, कपड़े पहनने को देते हैं, अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी जान ले रही सरकार। इस सरकार ने उन्हें कुचल करके जान ले ली है। और अभी सुना है जमानत जल्दी जल्दी करवा ली, उन्हें जमानत मिल गई है। जमानत इसलिए ले ली इन्होंने जल्दी जल्दी क्योंकि सरकार ने ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जमानत मिल गई होगी, लेकिन इस जनता के दरबार में, इस जनता के न्यायालय में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है। यही जनता जब वोट डालेगी तो किसानों की जान लेने वाले भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम ये जनता करेगी। इसीलिए हम अपनी जेब में एक अन्न पोटली लेकर घूम रहे हैं आजकल। बताओ साथियों, बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर वो पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? वो सड़कों पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हम अखबारों में पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों की जान गई है, कई लोगों को मारा है। अगर ऐसी घटना कहीं होती है तो समाजवादी पार्टी उन परिवारों की मदद करने का काम करेगी। और 5 लाख तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर पारा गर्माता जा रहा है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे, जनसभाएं चल रही हैं। और केशव प्रसाद मौर्य आज जालौन पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जालौन का दौरा कर चुके हैं। और आज कालपी विधानसभा के कदौरा मेला ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी गरीबों का हक खा जाते थे। मौर्य ने कहा कि 2014 से बुंदेलखंड ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सब विरोधी एक हो गए थे। सारे विरोधियों ने सोचा कि मोदी के आने से हम भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे और बीजेपी सरकार में राशन का भंडार भर गया है। प्रदेश में 43 लाख गरीबों के घर बन चुके हैं और जब तक मोदी योगी हैं तब तक गरीब का हक कोई खा नहीं सकता। पहले बिजली नहीं आती थी और अब बिजली जाती नहीं है। बीजेपी ने गरीब आदमी के घर में गैस पहुंचाने का काम किया। मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है। बेईमान, गुंडे, माफिया और दंगाई सोचते हैं हम फिर आ जाएंगे। दोनों चरण के चुनाव के बाद साइकिल सफाई और बसपा का हाथी मायावती के बंगले पर चला गया है। वोट भी पड़ेगा और जनता चोट भी करेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। मोदी जी ने, योगी जी ने, हम सब लोगों ने बेईमानों की बेईमानी बंद करके ये आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बेईमान सोचते फिर आ जाएंगे, ये गुंडे फिर सोचते फिर आ जाएंगे, ये माफिया सोचते फिर आ जाएंगे, ये दंगाई सोचते फिर आ जाएंगे। लेकिन आप सबको बताना चाहता हूं अच्छी खबर, 2 चरण का चुनाव हुआ है। पहले चरण का चुनाव जो हुआ था उसमें 59 सीटों पे हुआ था, दूसरे चरण में 53 सीटों पर हुआ है। और दोनों चरण के चुनाव में साइकिल उड़ करके सैफई चली गई। हाथी भी उड़ करके बहन मायावती जी के बंगले में चला गया। कांग्रेस के पास तो फोटो खिंचाने वालों के अलावा कोई बचा है क्या? अभी मैं कल करार गया था जहां श्री अखिलेश यादव जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी विशाल जनसभा हुई कि 2 दिन पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सांसद हमारी बहन गीता साग के ऊपर हमला करवाया कि प्रचार करने करहल में क्यों आई हो, मैनपुरी में क्यों आई हो। और कल वहां प्रत्याशी हमारे थे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, भारत सरकार के मंत्री हैं, पूरे पाल समाज का गौरव है, प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर हमला करवाया। मैं कहना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी, चुनाव अब जनता तुम्हारे डर के कारण ये मत समझना तुम गुंडों को दिखा दोगे तो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। अब वोट भी पड़ेगा और ये चोट भी आपको जनता करेगी, क्योंकि
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए आपको नाम के आम आदमी करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली सरकार जनता के दर्द को नहीं समझती। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई एकदम सही है। कोविड में अपनी जान की परवाह न करते हुए इन्होंने जनसेवा की, लेकिन दिल्ली के सीएम ना तो उन्हें पर्याप्त वेतन दे रहे हैं, न समय न सम्मान। नाम के आम आदमी। बता दें कि सैलरी बढ़ाए जाने की मांग के साथ लंबे समय से रुके हुए बकाये को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करती रही। राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और उसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। और किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाना चाहती है। टिकैत ने हिजाब विवाद पर कहा कि हिसाब और किताब की बात हो तो हिजाब की क्यों नहीं। जा रहे हैं हम बड़ी अदालत में करेंगे। साथ ही साथ हिजाब का मुद्दा चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? हमने तो कहा भाई इनसे हिसाब किताब करो। ये हिजाब की बात कर रहे, आप अपना हिसाब और किताब इन दो चीज पे बात करो। ये स्कूल बंद रख के देश की जनता को, बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, उस पर बात करो। बैंकों से कौन कौन कंपनी पैसे लेकर भागी, उस पर बात करो। गन्ने के भुगतान पर बात करो। जिसको जो भी नुकसान हो रहा है उन सब पे बात करो। हिसाब और किताब पर बात करो। हिजाब पर नहीं चलने वाला। ये अभी भी ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो। अभी भी इनकी पूरी रणनीति है, लेकिन देश की जनता ने पूरा नकार दिया इनको। उस लाइन पे देश की जनता जाना नहीं चाहती। जो प्रतिबंधित से शब्द थे उनका पिछले 2 महीने से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, वो देश की जनता इन मुद्दों पे कोई बातचीत इनसे करना नहीं चाहती। हमें हमारा। और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा कुमार विश्वास ने बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब और देश की जनता को जवाब देना होगा। सुरजेवाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के निष्ठा पर सवाल खड़ा हुआ है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा आम आदमी पार्टी के संस्थापक कुमार विश्वास जी ने बेनकाब कर दिया। आज दिल दहलाने वाले, सनसनीखेज, खतरनाक, देश की सुरक्षा से जुड़े तथ्य उन्हीं के अपने सहयोगी, जिन्होंने मिलकर आम आदमी पार्टी का गठन किया था, कुमार विश्वास जी ने जनता के सामने रखे। आज अरविंद केजरीवाल जी कटघरे में खड़े हैं और केजरीवाल जी पंजाब और देश की जनता को आपको जवाब देना होगा। पंजाब और देश की जनता अब आपकी देशभक्ति के ऊपर संविधान की वो शपथ लेकर जिससे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, संविधान के प्रति, केजरीवाल जी की निष्ठा के प्रति आज सवाल उठा है। आज एक प्रश्न चिन्ह केजरीवाल जी की निष्ठा पर लगा है। वो चाहे देश के संविधान के प्रति हो, चाहे वो देश की सुरक्षा के प्रति हो, चाहे वो पंजाब और पंजाबियत के प्रति हो, चाहे वो देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले संभावित अलगाववादियों के और देश के जाने माने कवि और आपके बागी नेता कुमार विश्वास ने पंजाब में आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पंजाब में सरकार बनाने के लिए अलगाववादियों का सहारा ले रही है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कोई समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में,
और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है, कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो, किसी भी। और यूपी में बीजेपी नेताओं पर हमले के बाद बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कहा कि दूसरे चरण के मतदान के बाद सपा की बौखलाहट देखने को मिल रही है। जनता ने जिस तरह कमल का बटन दबाया उससे अखिलेश का पसीना छूट रहा है। महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाक्य पर हमला हुआ। एसपी सिंह बघेल पर सपा के गुंडों ने हमला किया। मैनपुरी जिले की जिस करहल सीट पर एसपी सिंह बघेल पर पत्थर और डंडे चलाए गए, इन सपा के गुंडों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरा होगा। तो वहीं गृह मंत्रालय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के करीब 18 बीजेपी नेताओं को सुरक्षा दी है। एसपी सिंह बघेल की भी गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाई। एसपी सिंह बघेल को जेड कैटेगरी की सुरक्षा पिछले सप्ताह दी गई थी, जिसके बाद अब बघेल को सीआईएसएफ सुरक्षा दी जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के अतिकुल्लापुर गांव के पास मंगलवार शाम को केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल के काफिले पर पथराव और लाठियों से हमला किया गया था। प्रदेश के लोग, मैं तो ये कहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश के मेरे भाई और बहन देश के अलग अलग हिस्सों में ना जाएं तो और पंजाब विधानसभा चुनाव के मतदान में कुछ दिन ही बचे हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। पंजाब में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पठानकोट पहुंचे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सभी गुरुओं को नमन किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने सेना से सबूत मांगे थे। सुनिए। मैं पठानकोट की इस पवित्र धरती से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और अमृतसर के दुर्गियाना माता मंदिर का प्रणाम करता हूं। ये धरती हरमंदिर साहब और करतारपुर साहब की भी धरती है। इस पवित्र धरती से मैं सभी गुरुओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज संत रविदास जी की भी, जरा आप मुझे जवाब दीजिए, इन लोगों ने सैन्य के शौर्य के खिलाफ सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? हमारी सेना पर शक किया था कि नहीं किया था? मेरी इस धरती के लालों पर शक किया था कि नहीं किया था? इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछालने का पाप किया था कि नहीं किया था? और आप देखिए पुलवामा के हमले की बरसी पर भी ये कांग्रेस के लोग अपनी पाप लीला को बंद नहीं कर पाए, बाज नहीं आ रहे हैं। वो हमारी सेना की बहादुरी को। और हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि वर्मा कुमार ने अपनी दलीलें फिर से शुरू की। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिनियम के मुताबिक अगर हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नियम लाया जाना चाहिए तो माता पिता को इसके बारे में कम से कम 1 साल पहले सूचित करना जरूरी है। रवि वर्मा कुमार ने कहा कि शासनादेश में किसी अन्य धार्मिक चिन्ह पर विचार नहीं किया गया है, सिर्फ हिजाब ही क्यों? क्या ये उनके धर्म के कारण नहीं है? मुस्लिम लड़कियों के साथ भेदभाव विशुद्ध रूप से धर्म पर आधारित है। उन्होंने दलील देते हुए आगे कहा कि सरकार अकेले हिजाब का मुद्दा क्यों उठा रही है? चूड़ी पहनने हिंदू लड़कियों और क्रॉस पहनने ईसाई लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता।
कर्नाटक में आज से ही प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज भी खुल गए हैं। कई क्षेत्रों से छात्रों और कॉलेज के अधिकारियों के बीच झगड़े की भी खबरें आई थी, जब लड़कियों को हिजाब से हटाकर कक्षा में बैठने के लिए कहा गया था कि वो हिजाब पहनकर कक्षा में ना प्रवेश करें। और इस बीच बागलकोट, बेंगलोर, गड़ग, शिमोगा, मैसूर, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में धारा 144 लागू कर दी गई। इससे पहले मंगलवार को जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब कुंडापुरा कॉलेज के मुस्लिम छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता देवदत्त कामत ने हिजाब मामले और तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका की अदालतों द्वारा धर्म और धार्मिक प्रतीकों के संबंध में दिए गए निर्णयों के बीच तुलना की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिजाब का विवाद उडुपी के महाविद्यालय में सबसे पहले तब शुरू हुआ था जब 6 लड़कियां पिछले साल दिसंबर में हिजाब पहनकर क्लास में पहुंची थी और इसके जवाब में महाविद्यालय में कुछ लोग भगवा गमछा पहनकर पहुंचे और धीरे धीरे ये विवाद अब राज्य में कई अन्य हिस्सों में फैला, जिसके बाद कई जगहों पर शिक्षण संस्थानों में तनाव का माहौल पैदा हो गया और अब देश के अलग अलग राज्यों में हिजाब का मामला उठने लगा है। तो कर्नाटक से उठी हिजाब विवाद की आग अब देश के अन्य राज्यों तक पहुंच चुकी है। हिजाब विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई जगहों पर नारेबाजी की गई। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। हिजाब विवाद को लेकर आगरा में बवाल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीएचपी से जुड़े लोग ताजमहल के अंदर भगवा पहनकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोका। दुर्गा वाहिनी की क्षेत्रीय संयोजिका रीना शर्मा ने कहा कि हिजाब के समर्थन वाले लोग कल बोलेंगे कि नमाज स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन देश में ऐसा नहीं चलेगा। प्रदर्शन कर महिलाओं का कहना है कि जब हिजाब पहनकर स्कूल जा सकते हैं तो भगवा पहनकर ताजमहल क्यों नहीं जा सकते। इसके अलावा अलीगढ़ में हिजाब के विरोध में भगवा पहन छात्र डीएस डिग्री कॉलेज पहुंचे। कुछ छात्र सोमवार को भगवा गमछा डालकर पहुंचे। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि अगर कॉलेज परिसर में छात्राएं हिजाब पहनकर आएंगी तो हम भगवा पहनकर आएंगे। छात्रों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रॉक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां बाकी बचे 5 चरणों की तैयारियों में जुट गई हैं और इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राजधानी लखनऊ में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा, लोगों से बीएसपी को वोट देने की अपील की। कहा कि इस चुनाव में फिर बीएसपी की सरकार बनाना जरूरी है। आप अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा किसी और को न दें, सिर्फ बीएसपी को दें। उन्होंने कहा कि गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस केंद्र और कई राज्यों में सत्ता से बाहर है। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। मायावती ने कांग्रेस के बाद सपा और बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा कि सपा और बीजेपी की सरकारों में भी यूपी के लोग दुखी रहे। सपा के समय माफियाओं का राज रहा। मायावती को खत्म करने के लिए अपनी भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं बल्कि वो ऐसा राजपाट का शासन चाहते थे जिसमें सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके। लेकिन इस मामले में हर साल इनके जन्मदिन के मौके पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोगों ने कभी भी इनकी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है, जबकि बीएसपी की रही सरकार ने इनकी इस बात पर पूरी ईमानदारी निष्ठा से अमल किया है। इसके अलावा इनके नाम पर वे आदर सम्मान में जनहित के अनेकों ऐतिहासिक कार्य भी किए हैं और अभी के सपनों। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तेलंगाना की जुबली हिल्स पुलिस ने बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तेलंगाना कांग्रेस ने यह मामला दर्ज कराया। इतना ही नहीं, तेलंगाना कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से बिस्वा शर्मा के खिलाफ राज्य के सभी पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराने को कहा है। तेलंगाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 504 और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया। बताते चले कि 11 फरवरी को उत्तराखंड की एक रैली को संबोधित करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सितंबर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला था। रैली के दौरान पूछा था कि क्या बीजेपी ने कभी उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे होने का सबूत मांगा था। बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो आज आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था।
उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है, कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम। और बप्पी लहरी ने बुधवार यानी 16 फरवरी को अंतिम सांस ली और अब वो हमारे बीच नहीं है। हालांकि उनके सुरीले नगमे हमेशा उन्हें हम सभी के बीच जिंदा रखेंगे। अब तक बप्पी दा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। परिवार की तरफ से बताया गया है कि बप्पी दा के बेटे बप्पा का इंतजार किया जा रहा है, जो कल सुबह यानी 2 बजे भारत पहुंचेंगे, जिसके बाद ही बप्पी दा को अंतिम विदाई दी जाएगी। लिहाजा उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर ही है, जहां सेलेब्स उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। अब जानकारी मिली है कि उनका अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 10 बजे विले पार्ले शमशान घाट में किया जाएगा। बप्पी दा के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में उनके गाने उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को जो दिए हैं, वो हमेशा उनके जरिए लोगों की यादों में रहेंगे। फैंस अपने बप्पी दा को आखिरी विदाई देना चाहते हैं, उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो कभी उन्हें देख नहीं पाएंगे। लिहाजा अंतिम संस्कार से पहले विले पार्ले की शमशान भूमि में बप्पी दा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। 3 दिन पहले ही बप्पी दा ने अपने इंस्टाग्राम पर पुरानी तस्वीर भी शेयर की थी। फेमस म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी, जो मंगलवार रात इलाज के दौरान अस्पताल में जिनका निधन हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक वो लंबे समय से बीमार थे। उनकी मौत ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया नाम की एक बीमारी से हुई है। उनकी मौत के बाद बॉलीवुड जगत में शोक पसरा हुआ है। हर कोई सोशल मीडिया पर उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहा है। मुंबई पुलिस ने बप्पी लहरी को अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बप्पी लहरी का निधन 59 साल की उम्र में मंगलवार 15 फरवरी को मुंबई के अस्पताल में हुआ। उन्हें लेकर लगातार सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने का दौर जारी है और अब मुंबई पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर दिग्गज गायक संगीतकार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुंबई पुलिस ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्टर के जरिए दिग्गज गायक संगीतकार बप्पी लहरी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुंबई पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट किया है। पोस्ट के कैप्शन में मुंबई पुलिस ने लिखा, बप्पी दा प्यार कभी कम नहीं होगा। और इसके साथ ही उन्होंने बप्पी लहरी को किंग ऑफ हॉट और म्यूजिक ऑफ गोल्ड बताया है। ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, इसके जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी, जिसमें एक तस्वीर को देखा जा सकता है जिस पर 1985 की हिंदी फिल्म साहिब से बप्पी लहरी के सुपरहिट ट्रैक यार बिना चैन कहाँ रे की एक पंक्ति को खास अंदाज में तैयार किया गया है, ग्राफिक्स साझा किया गया है। पोस्ट में चेन शब्द के बजाय मुंबई पुलिस ने सोने के चेन की एक तस्वीर का इस्तेमाल किया है। बताते चलें कि बप्पी लहरी को सोने के आभूषणों के प्रति काफी प्रेम था। उन्हें अक्सर काफी भारी भरकम सोने की चेन पहने देखा जा सकता था। वो हमेशा सोने की चेन और कंगन पहने दिखाई देते थे। बढ़ते आगे, कोरोना की तीसरी लहर अब खत्म होती नजर आ रही है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कोरोना के मामलों में कमी भी देखी जा रही है, जिसके बाद तमाम राज्यों ने कोरोना प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दी है। अब इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को कहा गया है कि वो कोरोना के हालात का रिव्यू करें और लगाए गए प्रतिबंधों में छूट देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देश में अब कोरोना की स्थिति काबू में आती नजर आ रही है। केस लगातार कम हो रहे हैं। मंत्रालय की तरफ से इस चिट्ठी में कोरोना के आंकड़े भी दिए गए, जिसमें बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में देश में कुल 27,409 केस सामने आए, जबकि पिछले हफ्ते यह आंकड़ा 50,000 के पार था। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 15 फरवरी को 3.63% है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि कोरोना की स्थिति को लगातार मॉनिटर करते रहना होगा। रोजाना आने वाले नए मामलों और संक्रमण दर पर नजर रखना जरूरी है और इसके लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोरोना के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इससे पहले जब कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई तो केस तेजी से बढ़ने लगे थे। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा था, जिसके चलते तमाम राज्यों ने एहतियातन कई तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू किया, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में कोरोना के मामले कम होते दिखे तो राज्यों ने ढील देना शुरू कर दी।
जम्मू कश्मीर के सोनावारी में बिजली न होने से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को बिजली न होने की शिकायत दी गई, लेकिन अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। और इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि बिजली न होने के बावजूद भी उनके घर पर बिजली विभाग बिल भेज रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारी कोई एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे। और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के लव मैरिज करने वाला लड़की के परिजनों ने लड़के के घर पहुंचकर फायरिंग कर दी। तस्वीरें आप देखिए, काफी विचलित कर देने वाली हैं। गोली लड़की की सास को लगी, इसके बाद परिजन लड़की को साथ ले गए। हालांकि पुलिस ने लड़की को आरोपियों के चंगुल से बचा लिया, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक महेंद्रगढ़ के बालाना की युवती ने 3 माह पहले खातोद के दीपक से लव मैरिज की थी। अब युवती ससुराल में रह रही थी। लड़की के परिजन उसे ससुराल जब पहुंचे तो 2 बोलेरो और 2 बाइक पर युवती के परिवार के सदस्य, मामा और 8-10 लोग आए थे। वो युवती को लेकर जाने लगे तो ससुराल पक्ष के लोग उन्हें रोकने लगे। इस पर युवती के परिजनों ने गोली चला दी और एक गोली युवती की सास सुमन को पैर में लग गई। इसके बाद आरोपी युवती को लेकर वहां से चले गए। पुलिस टीम ने महिला का अपहरण करने के मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर महिला को राजस्थान के किशनगढ़ क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस का दबाव पड़ने पर आरोपित महिला को किशनगढ़ क्षेत्र में छोड़कर भाग गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस को सूचना मिली कि खातोद गांव में आपसी विवाद के कारण गोली चलना मालूम हुई है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की टीम को 2 खाली खोल भी मौके पे मिले, जिन्हें बरामद किया गया। आगामी तफ्तीश से पता चला कि दीपक पुत्र हनुमान निवासी खातोद की शादी राजवाला वासी गांव बलाना के साथ 3 महीने पहले हुई थी, जिसमें दोनों परिवारों के बीच में कुछ आपसी मतभेद सामने आए हैं और 2 गाड़ी एवं कुछ मोटरसाइकिल में लोग आके 13 तारीख की रात को जो लड़की है राजवाला उसे साथ में ले गए हैं एवं उसकी सास सुमन अर्थात दीपक पुत्र हनुमान की माता उन्हें। और हरियाणा प्रदेश में कोविड-19 के दौरान हुई कथित रजिस्ट्री घोटाले में जहां सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अब पटवारी एसोसिएशन पटवारियों के पक्ष में खड़ा हो गया है। पटवारी एसोसिएशन का कहना है कि कथित रजिस्ट्री घोटाले में पटवारियों की भागीदारी नहीं है, जबकि सरकार जानबूझकर उन्हें बलि का बकरा बना रही है। यही नहीं, हरियाणा पटवारी एसोसिएशन ने सीधे सरकार को धमकी दे डाली है कि 17 और 18 फरवरी को वो सांकेतिक धरना देंगे। अगर फिर भी सरकार ने पटवारियों पर कार्रवाई करने के आदेश निरस्त नहीं किए तो यह धरना अनिश्चितकालीन तक पहुंच जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और राजस्थान के धौलपुर जिले के सेपोई उपखंड के अंतर्गत आने वाले बद्रिका गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के 2 गुटों में विवाद हो गया। ये विवाद क्लास से फर्श पर बैठने को लेकर हुआ। इसके बाद एक छात्र ने अपने परिवार वालों को फोन करके बुलाया। परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर दूसरे छात्र और उसके 2 सहयोगियों की पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान छात्र ने एक देशी कट्टा निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में अवैध हथियार लेकर पहुंचे एक व्यक्ति ने गोलीबारी भी की। हालांकि पुलिस गोलीबारी की बात से इंकार कर रही है, लेकिन स्कूल में अवैध हथियार लेकर पहुंचना अपने आप में चिंता का विषय है। इस घटना के बाद स्कूल के विद्यार्थियों में अफरा तफरी का माहौल है। स्कूल के प्रभारी शिक्षक नरेंद्र शर्मा समेत स्टाफ के लोगों के बीच बचाव उन्होंने पहुंचकर किया। तो वहीं स्कूल में एक व्यक्ति को लोडेड देसी कट्टा 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सूचना पर स्कूल पहुंची पुलिस कट्टा और कारतूस जब्त कर चुकी है। मामले को लेकर पुलिस ने नाबालिग छात्र को हिरासत में लेकर अन्य लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। आईपीएल 2022 सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है। केकेआर ने भारतीय बल्लेबाज और दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी है। केकेआर ने श्रेयस को मेगा ऑक्शन में 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुधवार 16 फरवरी को एक ट्वीट के जरिए श्रेयस अय्यर की नियुक्ति का ऐलान किया। अय्यर केकेआर के कप्तान के रूप में
आयान मॉर्गन की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले सीजन में टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। हालांकि बल्ले से नाकाम रहने के कारण कोलकाता ने मॉर्गन को रिटेन नहीं किया और फिर इस बार की नीलामी में दोबारा खरीदा भी नहीं था। केकेआर को नए कप्तान की तलाश थी और इस कोशिश में फ्रेंचाइजी ने अय्यर को खरीदने के लिए मोटी रकम भी खर्ची। श्रेयस अय्यर पिछले सीजन तक दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे और सिर्फ दूसरी बार ही नीलामी में आए थे। उन्हें 2018 सीजन के बीच में ही दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान बनाया था और फिर 2020 सीजन में वो टीम को फाइनल तक ले गए थे। श्रेयस की कप्तानी में ही दिल्ली की टीम पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे मुंबई से हार का सामना करना पड़ा था। और उधर रूस ने यूक्रेन के साथ जारी विवाद के बीच एक बड़ी घोषणा की है। उसने क्रीमिया में सैन्य अभ्यास समाप्त करने की बात कही, साथ ही बताया कि सैनिक ने वापस लौटना शुरू कर दिया। जो सैनिक हैं अब वापस आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो यूक्रेन सीमा से कुछ सैनिकों को वापस बुला रहा है। इससे संकेत मिलता है कि यूक्रेन के पास अभ्यास पूरा करने के बाद रूसी सैनिक अपने सैन्य बेस पर वापस लौट रहे हैं। हालांकि रूस के इन दावों पर यूक्रेन को अब भी यकीन नहीं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा है कि साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की यूनिट्स ने सामरिक अभ्यास को पूरा कर लिया है। अब वो अपने स्थायी तैनात पॉइंट्स पर जा रहे हैं और इसके साथ ही सरकारी टेलीविजन भी कुछ तस्वीरें दिखा रहा है, जिसमें सैनिक रूस नियंत्रित क्षेत्र को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पुल को पार करते दिखाई दिए। बयान में कहा गया कि टैंक, पैदल सेना के वाहन और तोपखाने रेल के जरिए क्रीमिया से वापस ले जाए जा रहे हैं। और इससे एक दिन पहले ही रूस ने कहा था कि वो अपने पड़ोसी यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात कुछ सैनिकों को वापस बुला रहा है। देश और दुनिया की अभी तक की अपडेट्स में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।